नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सैफ अली खान पर चाकू से हमला, घर में देर रात घुसे थे चोर। अमित शाह ने वडनगर में ऐतिहासिक परियोजनाओं का किया उद्घाटन। 298 करोड़ की लागत से बना आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। और वडोदरा में एनपीएसएस के कर्मचारियों की हड़ताल, 150 से ज्यादा कर्मचारियों की भूख हड़ताल। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर चाकू से हमला किया गया है, जिसकी जांच जारी है। घटना मुंबई के खार स्थित गुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर बुधवार देर रात करीब 1:30 बजे हुई। इस मामले में एक्टर को गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगह चाकू लगा था। सैफ को रात 2 बजे लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया था। लीलावती हॉस्पिटल के सीओओ डॉक्टर नीरज उत्तमानी ने बताया कि सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा था और फ्लूइड भी लीक हो रहा था। सर्जरी करके इसे निकाला गया है। एक्टर के बाएं हाथ पर 2 गहरे घाव थे और गर्दन पर भी चोटें लगी थी। इनकी प्लास्टिक सर्जरी की गई है। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मुंबई पुलिस के डीसीपी गेदाम दीक्षित ने बताया कि एक हमलावर की पहचान कर ली गई है। वो सीढ़ियों से अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। सैफ अली खान पर हमला करने वाला सीसीटीवी फुटेज में दिखा है। उसे बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर देखा गया। यही सैफ अली खान का अपार्टमेंट है। हमलावर ने भागने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने घर में जबरन घुसने और हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सैफ के घर से 3 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। इनमें हमले में घायल हुई हाउसकीपर भी शामिल है। शुरुआती जांच में पता चला कि घर के अंदर मौजूद किसी शख्स ने ही हमलावर को एंट्री दी। घर में कोई जबरदस्ती नहीं घुसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के वडनगर में 298 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विश्व के दूसरे सबसे बड़े आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने 72 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रेरणा संकुल और 33 करोड़ रुपए में तैयार हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। इस दौरान अमित शाह ने प्रेरणा संकुल के छात्रों और अभिभावकों से संवाद किया और साइंस कॉलेज में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। प्रेरणा संकुल के उद्घाटन के बाद अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास यात्रा की सराहना करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी ने बिना किसी राजनीति के गरीबों की सेवा का कार्य किया। उन्होंने गुजरात को विकास का मॉडल बनाया और राज्य के हर क्षेत्र और व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के प्रचारक के तौर पर देश भर में घूमकर गरीबों की समस्याओं को जाना और उनका समाधान किया। उन्होंने ये भी कहा, देश की सेना और सीमाओं की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होता और अगर कोई दखल देने की कोशिश करता है तो उसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित किया है। गुजरात के वडोदरा के नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के 4थे वर्ग के कर्मचारी उन्हें नियमित करने की मांग के साथ हड़ताल पर उतरे हैं। वडोदरा महानगर पालिका संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की स्कूल के 150 से ज्यादा 4थे वर्ग के कर्मचारी आज भूख हड़ताल पर उतरे हैं। ये कर्मचारी अपने आप को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग के साथ नगर प्राथमिक शिक्षा समिति परिसर में नाराज कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध किया और अपनी मांगों को वडोदरा महानगर पालिका समक्ष रखा है। हमारी मांग तो ये है कि लगभग 32-33 વર્ષથી અમુ જે કર્મચારીને કાયમી કરવામાં નથી આવતા, માનનીય લેબર કોર્ટે પણ ચુકાદો આપી દીધો, તેમ છતાં અને નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ હોય અને તેની સામાન્ય સભામાં લેબર કોર્ટનો ચુકાદો માન્ય રાખવો અને કોર્પોરેશનમાં સામાન્ય સભામાં મૂકવો અને પછી ત્યાં આગળ એ સામાન્ય સભામાં એ જે ઠરાવ છે એ મુલતવી છે એ ફરી સામાન્ય સભામાં લાવી મંજૂર કરો। અને અમે જ્યારથી હડતાલનું અલ્ટિમેટ આપ્યું છે ત્યારથી એ લોકો એક કમિટી બનાવી છે અને એ કમિટીની બેઠક લગભગ 13 તારીખે મળી હતી અને એ લોકોએ કઈ અંદર એવો ડિસિઝન લીધું કે ભાઈ આ લોકોના વકીલ બોલાવીએ, આપણા વકીલ બોલાવીએ અને કોઈક એક સમાધાનની પ્રક્રિયા મૂકીએ, પણ આ બધી પ્રક્રિયામાં સમય વધારે જાય એવું છે। એટલે અમે એવું કહ્યું કે ભાઈ અમારી જે હડતાલ છે 16 તારીખની એ તો યથાવત રહેશે અને તમારે જે પણ કંઈક કરવું હોય અમારી ચાલુ હડતાલમાં જ કરજો। જે દિવસે અમારું કામ પૂરું થશે એ દિવસથી જ અમે ઊભા થવાના, ત્યાં સુધી હવે અમે ઊભા થવાના નથી। 35 વર્ષ જૂની માંગ છે અને 35 વર્ષ જૂની માંગ માટે કોર્પોરેશનની કમિટીની રચના પહેલીવાર આ વખતે થઈ છે
મારા 6 મહિનાના કાર્યકાળની અંદર મારાથી જે બનતો પ્રયત્ન થયો છે પ્રયત્નમાં મેં શરૂઆત કરેલી છે. શરૂઆત સારી થઈ છે. સાથે સાથે પહેલી મિટિંગ પણ થઈ છે. મિટિંગની અંદર લીગલ પ્રોસ્પેક્ટ ચેક કરવામાં આવે એની અંદર અમે આગળ વધી રહ્યા છે. સાથે એમના તરફે બી અમે એક માંગણી કરી છે કે ભાઈ આવા કોઈ પણ જાતના તમે સ્ટેપ્સ ન લેશો જેથી કરીને આગલા દિવસોમાં આપણાને કોઈ બીજી નવી ઉપાધિઓ ના ઊભી થાય અને આપણે લોકો સાથે મળીને આનો સારો નિરાકરણ લાવવા માટે અમે તમારી જોડે કામગીરી લાગ્યા છે. તમે પણ અમારી જોડે કામગીરીએ જોડાઓ અને આપણે બધા ભેગા થઈને આ કામ કરીશું તો ફાસ્ટ કામ થશે. કોઈ પણ કામનો ઉકેલ એ વાતચીત હોય છે. વાતચીતથી જ કોઈ બી કામ ઉકેલાતું હોય છે એવું મારું દ્રઢપણે માનવું છે. તો વાતચીતના માધ્યમથી જ આપણે આનો ઉકેલ લાવીએ અને વાતચીતના માધ્યમથી જેટલો બનતો પ્રયત્ન કરીએ એટલો પ્રયત્ન સારો અને સાચી દિશામાં જશે અને સારી દિશામાં જાય એના માટે અમે એમને સમજાવી રહ્યા છે. આજે પણ હમણાં આ કલાક 1.5 કલાક પછી અમે 2-3 મુખ્ય લોકો બીજા આવે એટલે એમની જોડે બેસીને અમે પાછા એમની જોડે ચર્ચા કરવા માટે ફરી પ્રયત્ન કરીશું. જો એમના તરફે પ્રયત્ન થાય અને સારી ચર્ચા થાય તો એક સારો ઉકેલ આવી શકે એમ છે. એમને આ બધું કરવાની જરૂર નથી કારણ કે અત્યારે જે લોકો બેઠા છે એ લોકોની વય બહુ જ મોટી છે. ઠંડીની મોસમ છે, મોટી વયના લોકો છે. અમને બી પોતાને દુઃખ થાય છે કે આવા લોકો આવી રીતે બેસવા ન જોઈએ અને એના માટે કરીને એમણે આ અત્યારે કરવાની જરૂર નથી. જ્યારે કોઈ બી લીગલ પ્રોસિજર ચાલુ હોય, કોર્ટમાં કેસ ચાલુ હોય ત્યારે કોઈ કોર્ટનો કેસને આપણે એની સામે ફટાફટ એક દિવસમાં કોઈ ચુકાદો આવી શકતો નથી એવું એમને અમે સમજાવીશું અમારા તરફે. બીજી વસ્તુ એ છે કે જે બી કરવાના કામ છે એ અમારા તરફે અમે શરૂ કરી દીધા છે અને એ કામ શરૂ થયા હોય તો એને સમય તો લાગે જ અને સમય જે લાગશે એ સમયની અંદર અમે એમને વહેલામાં વહેલી તકે એમને એમનો ચુકાદો સારો અને પોઝિટિવલી એમના તરફે આવે એના માટેના પ્રયત્નોમાં લાગ્યા છે. પણ તેની સાથે એમને પણ સાથ સહકાર આપવો જોઈએ. આવી હડતાલો ન કરવી જોઈએ. अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला भारत चौथा देश बन गया है. भारत ने फिर एक बार अंतरिक्ष में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. भारत से पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे हैं. इसरो ने इस पर बताया कि 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया गया. इस मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशंस निर्भर थे. चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल्स पृथ्वी पर लाए जाएंगे. वहीं गगनयान मिशन में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था. इसके तहत PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए. 7 जनवरी को इस मिशन में दोनों स्पेस क्राफ्ट को कनेक्ट किया जाना था लेकिन इसे टाल दिया गया. फिर 9 जनवरी को भी तकनीकी दिक्कतों के कारण डॉकिंग टल गई. 12 जनवरी को स्पेस क्राफ्ट को 3 मीटर तक पास लाने के बाद वापस इन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया था. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल. इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन. हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती.
switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो boring looking नहीं, very stylish looking है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा में अष्ट सहेली ग्रुप की साड़ी लाइब्रेरी का फिर से शुभारंभ हुआ है। जब भी हमारे घर में कोई शुभ प्रसंग होता है तो हमारे मन में सबसे पहला थॉट यही आता है कि हम क्या नए कपड़ों की शॉपिंग करें। हमारा पहला टेंशन होता है कि हम क्या पहनेंगे और उसका एक बजट हम तय करते हैं। लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है कि एक दिन के लिए हमें काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं और ऐसे कई लोग हैं जो इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बस उन महिलाओं की इस टेंशन को कम करने की कोशिश की है वडोदरा के अष्ट सहेली ग्रुप ने, जो हमेशा सामाजिक कार्य में अग्रसर रहता है। तो आज फिर से एक बार अष्ट सहेली ग्रुप के साड़ी लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, इसका प्रारंभ हुआ है और यहाँ पर अब नए स्टॉक उन्होंने यहाँ पर अवेलेबल किए हैं उन महिलाओं के लिए जो साड़ियों को या तो अफोर्ड नहीं कर सकती और या तो जो ज़्यादा खर्चा करना पसंद नहीं करती हैं। अष्ट सहेली ग्रुप की इस साड़ी लाइब्रेरी में 150 से अधिक साड़ियां और ड्रेस की कलेक्शन को डिस्प्ले किया गया है। यहाँ बनारसी, पाटनी जैसी अलग अलग प्रकार की साड़ियों के साथ साथ गाउन का भी कलेक्शन उपलब्ध है। खास बात यह है कि इस बार पुरुषों के लिए भी कलेक्शन रखा गया है। ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिसका लाभ हर कोई उठा सकता है। और आपने साड़ियाँ देखी, आपने सारे ड्रेसेस देखे कि कितने खूबसूरत ड्रेसेस, कितनी खूबसूरत साड़ियाँ हैं। तो अब हम बात करते हैं अष्ट सहेली के फाउंडर हेमा चौहान जी से और उनसे जानते हैं कि इस बार जो साड़ियाँ, जो ड्रेसेस लगाई गई हैं उनमें कितने प्रकार की ड्रेसेस यहाँ पर मौजूद हैं और उसका लाभ लोग कैसे ले सकते हैं। इस बार जो स्टॉक आया है उसके बारे में सबसे पहले। इस बार स्टॉक आया नहीं है, स्टॉक लाया गया है। हम फ्रेश स्टॉक लेके आए हैं क्योंकि हमको ऐसा था कि हमको बस सेवा ही करनी है तो क्यों ना हम हमारी ओर से दे सेवा। ये जो साड़ियाँ हमारे पास आती है, हर 3 महीने में जो साड़ियाँ शफल नहीं होती है, ज़्यादा कोई साड़ी यूज़ होती है, वो साड़ियों को हम एक बाजू निकाल के हर 3 महीने में गरीब औरतों को बांट देते हैं मुफ्त में। आपके अष्ट सहेली ग्रुप के अलावा अगर कोई चाहे कि डोनेट करना है तो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? बहुत सारा डोनेशन आता है। लंदन से आया है, कनाडा से आया है, ऑस्ट्रेलिया से आया है, दिल्ली से आया है, चेन्नई से आया है। सो मच डोनेशन वी गॉट, लेकिन पानी में सब चला गया। जब भी हम कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारा सबसे पहला सवाल होता है कि कितने प्रकार के कपड़े वहाँ पर हमें मिल पाएंगे और क्या क्या नया हमें यहाँ मिलेगा। तो चलिए हम ये सवाल का भी जवाब आपको दे देते हैं कि यहाँ साड़ी लाइब्रेरी में इस बार क्या नए कलेक्शन है और क्या क्या टाइप्स की साड़ीज़ और ड्रेसेस हैं वो आपको अवेलेबल होंगी। जी मैम, इस बार क्या नया है वो आप बताएं। नई ये सब साड़ियाँ स्टेट वाइज जो हमने देखी अभी, पैटनी है, मणिपुरम है, बनारसी सिल्क है, पटोला है, बांधनी है, और स्टेट वाइज जो भी फेमस साड़ियाँ है वो सब रखी गई है और सब नई लेके लॉन्च करी है, जिसमें
नॉमिनल यानी 500 रुपया 500 रुपीज़ डिपॉजिट लेते हैं। उस जो 5 दिन के बाद देने के लिए आते हैं तो उसमें से ड्राई क्लीन का खर्च काट के फिर वो डिपॉजिट वापस की जाती है। तो इस तरह वो सेवा का काम कर रहे हैं अष्टसहेली ग्रुप। बड़ोदरा में विश्वामित्री बाड़ में अष्टसहेली ग्रुप की सभी साड़ियां खराब होने के बाद आज फिर से साड़ी लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ, जिसका इनॉग्रेशन तेजल अमीन द्वारा किया गया। साड़ी लाइब्रेरी जो बहुत अच्छी कोशिश है, हर महिलाओं के जो टेंशन होता है कि अब क्या पहनेंगे, अब क्या नया खरीदेंगे, उस टेंशन को दूर करने का काम किया है अष्टसहेली ग्रुप ने। और इस मौके पर खास उपस्थिति रही है तेजल अमीन जी की, और उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। उन्होंने भी यहाँ पर आकर साड़ियाँ देखी है, तो उनसे जानेंगे कि उन्हें यहाँ पर आकर कैसा महसूस हुआ है। जी तेजल मैम, यहाँ पर जो साड़ी लाइब्रेरी है उसके हाँ, ये जो उसका पुनः शुरुआत हुई है, तो ये साड़ी लाइब्रेरी की ये आप हर एक आइटम देखिए, 150-200 जितनी आइटम्स है, साड़ीज़ है, चनिया चोली है, गाउन्स है, कुर्ता और सेट्स है। तो ये जो क्वालिटी है और जो फैशन, लेटेस्ट फैशन है, वो सब देखने को मिलती है। और अभी फैशन इतनी जल्दी जल्दी चेंज होती है कि ये लाइब्रेरी हमारे सभी क्लास के, लोअर मिडिल क्लास और उधर के क्लास के लोगों को ये बहुत ही सगवड़ देगी। इट विल बी अ ग्रेट सर्विस। यहाँ आके लाइब्रेरी में विदाउट एनी कॉस्ट, सिर्फ एक उसको अच्छी कंडीशन में ड्राई क्लीन करके वापस करना है। ये सर्विस है जो अष्टसहेली ने शुरू की है, बहुत ही लाभदायक है हमारी महिलाओं के लिए। और उनके मन में जो अच्छी चीज़ें, लेटेस्ट चीज़ें पहन के जो आनंद आएगा वो अनोखा होगा, और हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। बड़ोदरा शहर में कई तरह के सामाजिक कार्य होते हैं जो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा सामने आते रहते हैं। अलग अलग लोग हैं जो हर किसी को मदद करना चाहते हैं, और यही सारी खबरें हम VNM टीवी के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर आकर अपनी मनपसंद साड़ी या जो भी ड्रेस आप पहनना चाहते हैं वो यहाँ से ले जा सकते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए VNM टीवी के साथ। गुजरात के अहमदाबाद में साइबर फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है। अहमदाबाद पुलिस ने 16 गाँव से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो डिजिटल धोखाधड़ी में शामिल थे। आरोपियों ने मुंबई क्राइम ब्रांच की पहचान बनाकर 1 घंटे में 98,000 रुपए की ठगी की थी। इस गिरोह का मास्टरमाइंड प्रिंस नाम का व्यक्ति है। जांच में खुलासा हुआ है कि इस आरोपी के पास 14 बैंक अकाउंट्स हैं। गिरोह के अन्य सदस्य अपने अकाउंट 4-5 हजार रुपए में किराए पर देते थे। हमारे 16 हाईकोर्ट पुलिस स्टेशन में एक डिजिटल अरेस्ट का किस्सा सामने आया है। इसमें 30 नवंबर के दिन हमारे पास में एक एप्लीकेंट ने अप्रोच किया था। उसकी बेसिस पे एक FIR रजिस्टर हुई है। उस FIR की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में ये सामने आया है कि लगभग 4 जितने आरोपियों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इन चारों आरोपियों के रोल अलग अलग हैं इस केस के अंदर। बेसिकली ये लोग जो हैं उसमें से एक आरोपी है प्रिंस, दूसरा आरोपी है जैमिन गिरी, तीसरा तनवीर और चौथा साहिल। तनवीर और साहिल वो लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल प्रिंस ने लेकर आगे फॉरवर्ड की है, जिनके साथ भी शेयर की है। वो लोग मेन फ्रॉडस्टर्स हैं और उन लोगों ने उन अकाउंट्स के अंदर सारा पैसा ट्रांसफ़र करके और आगे इस पैसों को फॉरवर्ड किया है। प्रिंस का रोल इसमें बेसिकली ये था कि जो अकाउंट हैं वो अकाउंट को उसने किराए पे लिया हुआ था, और जो सामने जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं उन फ्रॉड करने वाले लोगों को पैसा US डॉलर के अंदर चाहिए होता है। तो इस US डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके उसको ज़्यादा दाम में बेच के, US डॉलर की जो वास्तविक कीमत है उससे ज़्यादा दाम में बेच के, और उनसे जो भी पैसा ऊपर एप्रिसिएशन में मिले वो पैसा खुद के लिए यूज़ करना, नीचे जो अकाउंट होल्डर्स की डिटेल उनके पास आई है उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत अमाउंट शेयर करना, और इसी तरह की प्रोसेस को लगातार करते चले जाना। गुजरात के वडोदरा में उत्तरायण पर्व के दौरान एक बड़ी आग दुर्घटना हुई। वडोदरा के अजबड़ी मिल कंपाउंड में कादरी मोटर्स द्वारा 22 पुरानी कारें पार्क की गई थीं। उत्तरायण पर्व के कारण कादरी मोटर्स पिछले 2 दिनों से बंद था। बीती रात इन कारों में से एक पुरानी कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 10 कारों को बचा लिया गया। हालांकि 12 कारें आग की लपटों में खाक हो गईं। अजबड़ी मिल कंपाउंड में लगी इस आग का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना के दौरान आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
અજબની મિલ બરોડા હોલી સામે ગોડાઉનમાં આગ છે અહીંયા આવીને જોયું તો 10 થી આશરે 10 ગાડીમાં આગ હતી आईने भी फायर इंजन से हमें फायर कंट्रोल करेंगे। गुजरात के लोगों को आने वाले कुछ दिनों में ठंड से आंशिक राहत मिलने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। अगले 7 दिन तक जो आज का पूर्वानुमान है 7 दिन मौसम ड्राई रहेगा और लघुत्तम तापमान में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर राइज होने का पूर्वानुमान है अगले 3 दिन तक। उसके आगे फिर नो लार्ज चेंज भी जाएगा और अभी जो पवन का दिशा है उत्तर से उत्तर पूर्व है और जो अहमदाबाद का जो फोरकास्ट है आने वाला 24 आवर के लिए क्लियर स्काई है और मिनिमम जो लघुत्तम तापमान है 13 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा और जो तापमान रिकॉर्ड हुआ है लघुत्तम तापमान अहमदाबाद में 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड। गुजरात रीजन में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड हुआ है वो अमरेली में है 8.2 डिग्री सेंटीग्रेड। आज नालिया में रिकॉर्ड हुआ है 9.6 डिग्री सेंटीग्रेड, राजकोट में 9.4 डिग्री और पेशोर में 9.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी जो एक WD पास कर रहा था वो क्रॉस कर गया 72 डिग्री ईस्ट में अभी उसका पोजीशन है। तो जो पवन का दिशा अभी चेंज हो जाएगी, ये उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगी तो उसके लिए मेनली उत्तर से उत्तर पूर्व दिशा में उनका पवन का दिशा हो जाएगी, इसलिए तापमान थोड़ा बढ़ेगा। गुजरात के वडोदरा शहर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सफाई के पीछे लाखों करोड़ों रुपए का खर्च किया जाता है, लेकिन गंदगी फैलाने में कॉरपोरेशन के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। वडोदरा शहर को स्वच्छ बनाने के लिए कॉरपोरेशन द्वारा लाखों करोड़ों रुपए का खर्च किया जाता है, लेकिन कॉरपोरेशन के ही अधिकारी और कर्मचारी सड़क के किनारे कचरा डलवाते हैं और बाद में ये कचरा डंपर द्वारा उठाया जाता है, जिससे कॉरपोरेशन के कर्मचारियों और मशीनरी का दोबारा इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने आवाज उठाई है। स्वच्छ वडोदरा सुंदर वडोदरा, परंतु आजे अमे वडोदरा शहर महानगरपालिकाना म्युनिसिपल कमिश्नर साहेब, मेयर साहेब, चेरमेन साहेबનું ધ્યાન દોરવાનો એક અમારો નાનકડો પ્રયાસ છે। વોર્ડ નંબર 7 માં આવેલ જે બહુચરાજી સ્મશાન પાસે આજે તમે જોશો કે લોકો કચરો ફેંકી જાય છે, પરંતુ જે કચરો ઉપાડવામાં પણ આવે છે ત્યારે ખાસ કરીને વડોદરા મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 7 ના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓના સૂચનથી કેટલાક કોન્ટ્રાક્ટરના જે પણ જવાબદાર વ્યક્તિઓ છે તે ટ્રેક્ટરથી સાથે સાથે ડમ્પરથી અહીંયા ગાડી કચરો ઠાલવી રહ્યા છે અને ત્યારબાદ ફરીથી અધિકારીઓના સૂચન બાદ આ જગ્યા ઉપરથી કચરો ડમ્પર દ્વારા જે તે લેન્ડફિલ સાઇટ પર લઈ જવામાં આવે। એટલે કહેવાનો મતલબ કે વડોદરા શહેરના નાગરિકોના વેરાના ટેક્સના વેરાના રૂપિયા આ ખોટી દિશામાં વપરાતા હોય તેમ લાગી રહ્યું છે। એટલે વડોદરા શહેર આજે સુરત, અમદાવાદ, રાજકોટ અને તમામ શહેરોથી આજે વડોદરાના સ્વચ્છતા પાછળના ક્રમાંકે આવી રહ્યું છે। એનું મુખ્ય કારણ એક જ છે કે આવા અધિકારીઓ કંઈક ને કંઈક કોન્ટ્રાક્ટરોને ફાયદો કરવા માટે આ એક મસ્ત મોટું ષડયંત્ર કરી રહ્યા છે। ત્યારે હું આપણા ન્યૂઝના માધ્યમથી અપીલ કરું છું કે આવા વોર્ડ નંબર 7 ના જે પણ અધિકારીઓ છે તેઓને તાત્કાલિક ધોરણે સસ્પેન્ડ કરવા જોઈએ અને તેઓની સામે શિક્ષાત્મક પગલાં લેવા જોઈએ, કારણ કે વડોદરા શહેરના એક સામાન્ય વ્યક્તિ જો કચરાની લારીની આજુબાજુની અંદર થોડી ગંદકી કરતા હોય ત્યારે 500 થી 1000 રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવતો હોય છે અને દંડની પાવતી આપવામાં આવતી હોય છે। ત્યારે વડોદરા શહેરના મેયર, કમિશનર, ચેરમેનશ્રીને હાથ જોડીને એક અમારી અપીલ છે કે વડોદરા શહેરમાં એક દાખલો બેસે અને એક ઉત્તમ ઉદાહરણ સાબિત થાય, કારણ કે આ રીતનું કૃત્ય બીજી વાર ન કરે તે માટે વહેલામાં વહેલી તકે આવા તમામ અધિકારીઓ સામે शिक्षात्मक पगला लेवा જોઈએ અને તાત્કાલિક ધોરણે સસ્પેન્ડ કરવા જોઈએ તેવી અમારી માંગ છે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक और कड़ाके की ठंड से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं और जितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनसे भी शिक्षक बर्तन धुलवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के शरकोट थाना क्षेत्र के अलहेदपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय शरकोट द्वितीय में कड़ाके की ठंड के बच्चे 117 में से सिर्फ 10 या 12 बच्चे ही स्कूल आ रहे हैं। वहीं इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में खुले में सरकारी नल के नीचे बैठाकर ठंडे पानी से 6 या 7 साल के मासूम बच्चों से गंदे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। इस मामले की पूछताछ करने पर प्रधानाचार्य फातिमा परवीन और सहायक अध्यापक नरेंद्र ने आग बबूला होते हुए कहा कि बर्तन अगर बच्चे नहीं धोएंगे तो क्या हम धोएंगे? आपको जो करना है कर लीजिए। अब ऐसे सरकारी प्राथमिक स्कूलों में कोई अभिभावक अपने बच्चों को क्यों भेजेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन सी क्लास में हो? कक्षा 3 में हो। ये बर्तन कौन धुलवा रहा है आपसे? कौन सी मैडम? सर धुलवा रहा है हमारे। क्या कह रहे हैं सर? क्या कह रहे हैं बेटे? बर्तन धो दो। बर्तन धो दो। क्या नाम है सर का? हसमुद्दीन। हैं? हसमुद्दीन। अच्छा, रोज बर्तन आप ही धोते हो? कभी कभी। अच्छा, कौन धोता है रोज वैसे? बेटे कोई भी धो देता है। अच्छा, कोई बर्तन धो देता है। तुम भी धोए कभी? तुमने भी धोए बर्तन? इस मामले जिला बेसिक अधिकारी योगेंद्र सिंह का कहना है कि इस मामले में जांच के बाद उचित कदम उठाए जाएंगे। हाँ, मेरे मोबाइल पे भी आया था और आपके माध्यम से भी मुझे मालूम हुआ है। इसमें जो बच्चे बर्तन धुल रहे हैं तो जो थाली गिलास हैं तो वो हमारे विभाग द्वारा दिए गए हैं। तो वो जनरली सामान्यतः यही होता है कि बच्चे खाना खा के बर्तन धुल के उसको रख देते हैं। तो उसमें सर बड़े बर्तन हैं जो कि वो बच्चों से अलग है, जिसमें बड़े बर्तन का है तो वहाँ पे मैं खंड शिक्षा अधिकारी से जानकारी लेने का प्रयास किया। वो छुट्टी पे हैं तो मैं स्कूल से अभी मेरी बात नहीं हो पा रही है। जैसे ही बात होगी, बड़े बर्तन सामान्यतः जो जनरल है तो उसमें जो वहाँ की रसोइया है वही धुलती है। एक और बात, बच्चे धुल रहे हैं तो वो गलत है। मैं जो वास्तविक स्थिति है विद्यालय से प्राप्त करके ही आपको इस बारे में बता पाऊंगा। साथ ही साथ एक टीचर है जो ये भी कह रहे हैं कि हम पत्रकारों से भी नहीं डरते, ऐसा वीडियो नहीं। देखिए, पत्रकारों से सम्मान करना चाहिए और कि ऐसा मतलब मुझे लगता है कि कहना उचित नहीं है। महाराष्ट्र के मुंबई से आज सुबह एक सनसनीखेज खबर सामने आई,
जिसमें बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर कुछ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सैफ अली खान पर बुधवार देर रात उनके ही घर में चाकू से हमला कर दिया गया। इसके बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। खबरों की माने तो सैफ का ऑपरेशन सक्सेसफुली पूरा हो गया है। कॉस्मेटिक सर्जरी भी की गई है। ऑपरेशन में सैफ अली खान के घाव से 3 इंच की नुकीली चीज भी निकाली गई है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार डॉग स्क्वाड को भी सैफ अली खान के अपार्टमेंट में जांच के लिए लाया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक अज्ञात शख्स सैफ के घर में घुसा। दोनों के बीच हाथापाई हुई। घटना के समय अभिनेता के परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी घर में मौजूद थे। कहा यह भी जा रहा है कि घर में घुसे शख्स की नौकरानी से बहस हुई। जब अभिनेता ने बीच बचाव कर व्यक्ति को समझाने और शांत करने की कोशिश की तो उसने सैफ अली खान पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद बांद्रा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। करीना की टीम ने इस पर कहा है कि घर में सब ठीक है। पुलिस ने बताया कि घटना आधी रात को अभिनेता के बांद्रा स्थित घर पर हुई। हमले के दौरान सैफ अली खान के हाथ, रीढ़ की हड्डी और गर्दन पर घाव आए हैं। अस्पताल में सैफ अली खान का ऑपरेशन किया गया, जहां उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। गुजरात के वडोदरा के माणेजा क्षेत्र में एक व्यक्ति चीनी मांझे की वजह से गंभीर रूप से घायल हुआ है। गुजरात के वडोदरा के माणेजा क्षेत्र में चीनी मांझे के कारण एक दर्दनाक हादसा हुआ। अंबिका निकेतन के पास एक अज्ञात व्यक्ति चीनी मांझे का शिकार हो गया और गंभीर रूप से घायल हुआ। अंबिका निकेतन के पास एक व्यक्ति पर अचानक पतंग के मांझे का वार हुआ, जिससे उसके गले में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घायल व्यक्ति को तुरंत 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर के अनुसार उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। આ ચાઇનીઝ દોરાના લીધે બરાબર એક વ્યક્તિના ગળામાં ફસાઈ જવાથી એ વ્યક્તિના ગળામાં એવી ઇન્જરી થઈ છે કે કદાચ એ ભાઈ બચે કે નહીં બચે, બચવાની શક્યતા એ ભાઈની 10% છે। તો આ ગવર્મેન્ટે ચાઇનીઝ દોરાને પર પ્રતિબંધ મૂકેલ છે, છતાં ચાઇનીઝ દોરો મારા હાથમાં છે, કદાચ તમને દેખાતું હશે। અને એ ભાઈને આપણે સોસાયટીના કે આજુબાજુના રોડ પરના બધા વ્યક્તિઓ ભેગા થયા હતા, ખાસી એવી પબ્લિક ભેગી થઈ અને પબ્લિકે સારો એવો સપોર્ટ કર્યો એ ભાઈનો બ્લડ બંધ કરવા માટે જે તે એનાથી પ્રયત્ન થાય કર્યા અને એ ભાઈને એમ્બ્યુલન્સ થકી એમને અત્યારે મોકલી દેવામાં આવ્યા છે। એ ભાઈને સયાજી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે અને એ ભાઈની ગાડી અહીં પડી છે। તો આ ભાઈના માધ્યમથી એ ભાઈનો ગાડી નંબર અહીં છે, એના પરથી આ ભાઈ બતાવશે અત્યારે, એના પરથી એમના જે સગાવાળા જે કંઈક મિત્રો હોય એમને કોન્ટેક્ટ કરીને સયાજી હોસ્પિટલમાં લઈ જઈ શકે। ચાઇનીઝ દોરો ચાઇનાથી આવતું એવું નથી, આ એ જ બને છે ને કંઈક બનીને આવે છે। તો એ એના પ્રોડક્શન પર એક પ્રોડક્શન જ બંધ કરી દે તો એને વેચવાનો પ્રશ્ન જ ઉપસ્થિત થતો નથી। આ તો ક્યાંક ને ક્યાં બરાબર આ જે દોરો બનાવે છે એમની પાસે હપ્તો રહીને કે જે કંઈક હોય, अधिकारियों मिली भगत या दौरो अपनी जोड़े समक्ष અત્યારે लाइव उपस्थित છે। गुजरात के बेट द्वारका में सरकार द्वारा अवैध निर्माणों पर की जा रही कार्यवाही लगातार 36 दिन भी जारी है। गुजरात की धार्मिक नगरी द्वारका में पिछले 6 दिनों से मेगा डिमोलिशन लगातार चल रहा है। बेट द्वारका में मेगा डिमोलिशन 2.0 का आज 6ठा दिन है। बेट द्वारका के बालापर गांव में अवैध रूप से अतिक्रमण दूर करने के बाद अब पार इलाके में भी बुलडोजर घुमा दिया गया। द्वारका में पिछले कुछ दिनों में डिमोलिशन की कार्रवाई के दौरान 272 अवैध मकान और 7 धार्मिक अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। 7 कमर्शियल अतिक्रमण मिलाकर 286 अतिक्रमण दूर किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में गुजरात सरकार के बुलडोजर के जरिए 86.381 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन को खुला करवाया गया है, जिसकी अंदाजित कीमत करीब 47 करोड़ 15 लाख 16 हजार रुपए है। लगातार 6 दिनों से बेट द्वारका में अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है। बेट द्वारका और ओखा में अवैध निर्माण की कार्यवाही लगातार चल रही है। मेगा डिमोलिशन में करीब 50 करोड़ की कीमत की जमीन को खुला करवाया गया है। रिहायशी इलाकों के बाद अब द्वीप पर भी डिमोलिशन प्रक्रिया की जा रही है। पिरोटन द्वीप पर अवैध रूप से धार्मिक अतिक्रमण कर दिया गया था, जिसे हटाया गया है। जेटी लैंडिंग पॉइंट की सुरक्षा के लिए योग्य कदम उठाते हुए अवैध निर्माणों को दूर किए जाने की कार्यवाही लगातार चल रही है।
गुजरात के दाहोद में 20 लाख रुपए की चोरी मामले में दाहोद लोकल क्राइम ब्रांच को आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। गुजरात के दाहोद में 11 जनवरी को नंदन ज्वेलर्स से कोहिनूर पान के बीच में से 20 लाख रुपए की बैग चोरी होने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज की गई थी, जिसकी जांच लोकल क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही थी। इस मामले दाहोद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल ह्यूमन सोर्सेस के माध्यम से जांच के आधार पर कोहिनूर पान कॉर्नर के मालिक सलाउद्दीन नसरुद्दीन मलेक पर ही शक जाने पर पूछताछ करने पर समूचा मामला उजागर हुआ है। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है, जिस पर दाहोद के डीवाईएसपी SD राठौड़ ने जानकारी दी। गई तारीख 11 જાન્યુઆરીના રોજ MG રોડ ઉપર એક જ્વેલર્સની દુકાન આવેલી છે. દુકાનના માલિક પોતાએ 20 લાખ રૂપિયાની એક થેલી લઈ અને પોતાના ઘરે જઈ રહ્યા હતા. દરમિયાનમાં તેઓની 20 લાખની થેલી ચોરી થયેલાની ફરિયાદ A ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે તેઓએ નોંધાવેલી. આ ફરિયાદના આધારે SP સાહેબની સૂચનાથી અલગ અલગ LCBની અલગ અલગ ટીમો બનાવેલી અને આ ચોરી બાબતે વર્કઆઉટ ચાલુ હતું. આ દરમિયાન MG રોડથી કોહિનૂર પાન સેન્ટર આવેલું છે ત્યાં સુધીના CCTV બધા ફૂટેજ ચેકઅપ કરાયા. આ દરમિયાન અમારી ટીમોને કોહિનૂર પાન સેન્ટર જે છે તેના માલિકની શંકાસ્પદ વર્તણૂક જણાયેલી, જેથી તેને બોલાવી ઘનિષ્ઠ પૂછપરછ કરતા તેઓ પાસેથી આ જ્વેલર્સની જે ચોરીમાં ગયેલી 20 લાખની થેલી મળી આવેલ છે. गुजरात के भावनगर में केंद्रीय मंत्री नीमूबेन बांभनिया ने परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया। गुजरात के भावनगर में मकर संक्रांति के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भावनगर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन बांभनिया ने भी अपने परिवार के साथ मकर संक्रांति के पर्व को मनाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और परिजनों के साथ मंत्री नीमूबेन बांभनिया ने पतंग उत्सव को सेलिब्रेट किया। नीमूबेन बांभनिया के निवास स्थान पर इस मौके पर उत्साह का माहौल देखा गया। मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने के साथ साथ दान पुण्य का भी खूब महत्व है। सभी लोगों ने पशुओं को घास चारा खिलाकर मकर संक्रांति के पर्व को मनाया। मंत्री नीमूबेन बांभनिया ने सुबह गौशाला पहुंचकर गायों को चारा खिलाकर अपने दिन की शुरुआत की। गुजरात के सूरत में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सूरत में रह रहा था। सूरत की SOG पुलिस ने लाल गेट के पालिया ग्राउंड झुग्गी इलाके में छापा मारकर बांग्लादेशी नागरिक यूसुफ सरदार को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान आरोपी के पास से फर्जी भारतीय चुनाव कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले 1.5 साल से सूरत में अवैध रूप से रह रहा था। फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसने भारतीय नागरिक बनने का प्रयास किया। बांग्लादेशी पाकिस्तानी जे ફોરેન નાગરિકો ભારતમાં રહેતા હોય છે એની સતત SOG દ્વારા તપાસ ચાલુ હોય છે. એ તપાસ જે અમારી ડ્રાઈવ ચાલુ હતી એ દરમિયાન જ લાલગેટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક તમીમ યુસુફ સરદાર જે ફુલવડી ભરીમાતા રોડ પરથી મળી આવ્યું છે, એની પાસે તપાસ કરતા એની પાસે બાંગ્લાદેશી પુરાવો પણ મળ્યા અને ભારતનું આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ તથા એનું પાન કાર્ડ પણ મળી આવ્યું છે. તો આ બંને મળી આવતા એની પૂછપરછ કરતા ખબર પડી કે તે બાંગ્લાદેશથી બોર્ડરથી અહીંયા આવી અને વાયા ટ્રેન રહી અને અહીંયા કડિયા કામની મજૂરીનું કામ કરતો હતો. જે બાંગ્લાદેશી પુરાવા પણ એની પાસે મળ્યા છે અને ભારતીય પુરાવા પણ મળ્યા છે. उत्तराखंड के हरिद्वार में भाजपा प्रत्याशी हर की पौड़ी वार्ड नंबर 7 की दमदार प्रत्याशी श्रुति के बढ़िया के विकास कार्यों की वजह से उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है। हरिद्वार में इन दिनों नगर निकाय के चुनाव का उत्साह देखने मिल रहा है। यहाँ के वार्ड नंबर 7 से बीजेपी की प्रत्याशी श्रुति खेवड़िया तीसरी बार चुनाव मैदान में शिरकत कर रही हैं। जनता के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य की वजह से वार्ड की जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। पिछले 2 निकाय चुनाव में भाजपा की यहाँ जीत हुई है और इस बार भी उन्हें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। तीसरी बार का जो प्रत्याशी के रूप में मेरी धर्मपत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। एक ब्राह्मण परिवार से जन्मा और माँ गंगा का सेवा करने का अवसर मुझे मिला। बात हैट्रिक की रही, ये जनता के विश्वास की है, मेरे परिवार वालों के विश्वास की। विश्वास मानिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सबका साथ और सबका विकास लेकर ही आगे बढ़ता है और वही मैंने किया।
सबका साथ और सबका विकास, आज उसी का परिणाम है। जनता के बीच जाकर प्रचार कर रही प्रत्याशी श्रुति खेवड़िया ने कहा कि गंगा मैया का आशीर्वाद और क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। चुनौती के नाम पे तो गंगा मैया की और सबकी हमारे वार्ड की जनता का इतना आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि हमें नहीं लगता कि चुनौती है। फिर भी दूसरा व्यक्ति अपनी मेहनत कर रहा है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। ये समय ऐसा, इस दौर में तो खैर मेहनत से हम पीछे नहीं हट सकते। वो लोग भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। और विकास कार्यों के लिए जैसे आपने कहा, तो मैंने पहले भी 1-2 बार पहले भी बोला है कि जो हमारे वार्ड में अगर कुछ विकास कार्य रहे, हालांकि तो ये जो हमारा क्षेत्र है सबसे ज़्यादा विकास कार्य शायद इसी क्षेत्र में वार्ड नंबर 7 में ही हुए हैं अभी तक। लेकिन अगर फिर भी कुछ विकास कार्य रहे हैं तो आगे प्रयास यही रहेगा कि पहले उन विकास कार्यों को पूरा करें अपने क्षेत्र के लिए, और फिर आगे जो भी सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मिलती है, प्राप्त होती है, जो भी योजनाएं आएंगी वो अपनी जनता तक पहुंचाएं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित होने वाले साहित्य महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न आयोजन शुरू कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर के सीतामऊ में 30 जनवरी से आयोजित होने वाले साहित्य महोत्सव का शुभारंभ लदूना तालाब स्थित सेवा कुंज में 500 आकाश दीपों को आसमान में छोड़कर किया गया। कार्यक्रम को देखने के लिए लदूना, सीतामऊ सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। ढलती शाम को हुए इस आयोजन में लदूना का सेवा कुंज किसी विदेशी पर्यटन स्थल की तरह जगमगाता हुआ नजर आया। आगामी 30 और 31 जनवरी और 1 फरवरी को होने वाले साहित्यिक महोत्सव के दौरान विरासत को लेकर प्रसिद्ध छोटी काशी नगरी सीतामऊ में देश की कई प्रमुख हस्तियां शामिल होगी। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं, जिस पर कलेक्टर अदिति गर्ग, एडीएम शिवानी गर्ग और विधायक हरदीप सिंह डंग समेत के जनप्रतिनिधियों ने शुभंकर मटरू मगरमच्छ के स्टैचू का अनावरण किया, जो जिले की चंबल नदी में विचरित बड़ी संख्या में मगरमच्छों की उपस्थिति को दर्शाता है। 3 दिवसीय सीतामऊ लिटरेचर फेस्टिवल, मतलब कि सीतामऊ का साहित्य और इतिहास का महापर्व आयोजित किया जा रहा है। ये इसकी दिनांक 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी होगी। कुछ ही दिनों में इसके लिए रजिस्ट्रेशन हम लोग शुरू कर देंगे। देश प्रदेश से कई विख्यात कलाकार, लेखक, इतिहासकार और ऑथर्स, राइटर्स सभी इस परिचर्चा और संगोष्ठी में शामिल होंगे। और आप सभी लोगों से आपके माध्यम से मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि आएं, आगे आके सीतामऊ लिटरेचर फेस्टिवल में जुड़ें। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में जिला स्तरीय आवास मेले में नए स्वीकृत आवासों का भूमि पूजन करते हुए लाभार्थियों का सांकेतिक गृह प्रवेश करवाया गया है। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में जिला स्तरीय आवास मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मरवाही के विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। आवास मेले में नए स्वीकृत आवासों का भूमि पूजन और आवास पूर्ण कर चुके लाभार्थियों का सांकेतिक गृह प्रवेश करवाते हुए उन्हें आवास की चाबी सौंपी गई। इस मौके पर विभिन्न स्टॉल्स भी लगाए गए। कार्यक्रम में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 6 महिलाओं की गोद भराई और 2 बच्चों का अन्नप्राशन भी करवाया गया। अगर हम वर्ष 2016 से जब आवास योजना प्रारंभ हुई थी उस समय से बात करें तो वर्ष 2023 तक लगभग 27,608 आवास जो है वो स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 25,000 लगभग आवास वो पूर्ण हो गए हैं। और 24-25 की अगर बात करें तो 15,000 का हमको लक्ष्य मिला था, जिसमें हमने 17,000 का लक्ष्य मिला था, जिसमें 15,000 आवास जो है वो स्वीकृत हो गए हैं और वो अभी कार्य जो है वो प्रगति पर हैं। जैसे जैसे कार्य प्रारंभ होते जा रहा है, जियो टैगिंग के बाद हमारे द्वारा राशि जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अंतिम किस्त है वो जारी की जा रही है। इसके अलावा अगर पीएम जनमन की बात करें तो 13 पंचायतें हैं और 54 बसाहट है, जहां पे 980 आवास जो हैं वो स्वीकृत किए गए हैं और हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सरकार की मानसिकता है कि जो कच्चे मकान में रहे जो गरीब हैं ऐसे लोगों को आवास मिलना चाहिए, बनना चाहिए। और यह योजना जो है 2014 के बाद जो है प्रधानमंत्री आवास का शुरू हुआ था और ये देश में जो है लगातार चल रहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ में 1 साल पहले आवास योजना लगभग जो है बंद था। बहुत कम जो है उस दौरान जो है निर्माण हुआ आवास का। तो
भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव के पहले घोषणा किया था कि एक एक व्यक्ति का जो है आवास बनेगा, लगभग जो है 18 लाख आवास जो है उसका स्वीकृति जो है हो गया है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। दिल्ली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।